गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अध्याय 2 मानव तंत्र में पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने आहारनाल में उपस्थित विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया और उसके बाद पाचन ग्रंथियों के बारे में भी अध्ययन किया। अब हम आगे भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, पाचन की क्रियाविधि या पाचन की क्रिया का अध्ययन करेंगे। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन सर्वप्रथम मुख गुहा में प्रवेश करता है। मुख गुहा में उपस्थित दांत, जीभ और लार है वो भोजन को रासायनिक और भोजन का यांत्रिक रूप से पाचन करती है। मतलब पाचन की जो प्रक्रिया है इसमें दो चीजें होती हैं, एक इसमें होती है यांत्रिक क्रिया और एक होती है रासायनिक क्रिया। यांत्रिक क्रिया और रासायनिक क्रिया। यांत्रिक क्रिया विधि से पाचन मुख गुहिका में होता है। हमारे दांतों की सहायता से भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है और फिर एंजाइम्स के द्वारा और रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा उन्हें और अधिक सरल और सूक्ष्म अणुओं में अपघटित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यांत्रिक क्रिया जो है मुख्य रूप से मुख गुहिका में होती है और रासायनिक क्रिया है वो एंजाइम्स की सहायता से होती है। ये जो एंजाइम्स है हमारे शरीर में पाचन तंत्र में काम आने वाले सारे एंजाइम्स लगभग हाइड्रोलिसिस वर्ग के सदस्य हैं। हाइड्रोलिसिस जो वर्ग है एंजाइम का, उसके सदस्य हमारे पाचन क्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या होता है, मुख गुहा में भोजन को रखते हैं तो दांतों की सहायता से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और फिर लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार उस भोजन में मिल जाती है और जीवा उस लार को भोजन में मिलाने का काम करती है। लार में उपस्थित जो तरल भाग है, लार में उपस्थित जो तरल भाग है वो उस भोजन को गीला करने का काम करता है, उसको गीला करता है और श्लेष्म भाग भोजन के कणों को चिकना बना करके आपस में जोड़ने का काम करता है, जिससे भोजन एक बोलस के रूप में हो जाता है और वह छोटे छोटे भोजन के कण हैं वह बोलस के रूप में परिवर्तित होकर के आगे मुख गुहा से वृषणीय और ग्रासनाल की तरफ बढ़ते हैं। इसके साथ ही लार में उपस्थित जो टाइलिन एंजाइम है वो टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहिका में हो जाता है। लार में उपस्थित एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। टाइलिन या एमाइलेज दोनों एक ही एंजाइम के दौरान में टाइलिन या एमाइलेज। ठीक है, फिर मुख गुहिका से भोजन बोलस के रूप में ग्रसनी से होता हुआ ग्रासनाल में आता है और क्रमानुकुंचन गति द्वारा आगे आमाशय की तरफ बढ़ता है। आमाशय में आने के लिए जठर ग्रसनी अवरोधनी होती है या जठरा का अवरोधनी होती है, वो भोजन को आमाशय में आने के लिए नियंत्रित करती है और आमाशय में आए हुए भोजन को वापस पीछे की तरफ यानी ग्रासनाल की तरफ नहीं जाने देती। ठीक है, आमाशय में आने के बाद मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है, क्योंकि आमाशय में 3 प्रकार के स्राव होते हैं। एक इसमें होता है म्यूकस का स्राव, एक इसमें होता है HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव और एक इसमें होता है प्रोएंजाइम पेप्सिन का स्राव। म्यूकस का स्राव आमाशय की जो ऊपरी श्लेष्मा कोशिका है उनके द्वारा होता है और यह म्यूकस आमाशय की HCl अम्ल से सुरक्षा करता है। मतलब एक श्लेष्मा एक पतली से झिल्ली सा आवरण सा बन जाता है ताकि आमाशय की दीवार को HCl अम्ल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नुकसान न हो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल का जो स्राव है वो आमाशय की ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। आमाशय की ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा HCl अम्ल का स्राव होता है। यह हमारे पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एंजाइम को सक्रिय होने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है और यह अम्लीय माध्यम HCl अम्ल के द्वारा दिया जाता है। इसी में ही प्रोएंजाइम पेप्सिन जो है वो सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है और वह दूध में उपस्थित और इसके साथ ही वह प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। एक चीज और, छोटे बच्चे जो होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनके आमाशय में रेनिन पाया जाता है। रेनिन एक प्रकार का एंजाइम, ये रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है। यहाँ से भोजन, आमाशय से भोजन आगे छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में अलग अलग प्रकार की नलिकाओं और वाहिनिकाओं के द्वारा पित्तरस और अग्नाशय रस और इसके साथ ही आंतरिक रस भी आता है। वह भोजन, उनमें उपस्थित पाचक रस, पाचक जो एंजाइम है वह भोजन का पाचन का काम करते हैं
वहाँ मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सबका पाचन होता है और पाचन के बाद उनका अवशोषण भी हो जाता है। अवशोषण की क्रिया भी मुख्य रूप से छोटी आंत में ही होती है। उसके बाद कुछ भोजन में लगभग सभी पोषक घटकों का अवशोषण हो जाता है और वह विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा रक्त में पहुंचा दिया जाता है, परंतु कुछ घटकों का अवशोषण होना शेष रह जाता है जिनका अवशोषण बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में मुख्य रूप से जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। ये वैसे सारी चीज़ें हमने जब अंगों की बात कर रहे थे तब पढ़ ली थी, पर एक बार अपन इसकी क्रियाविधि को देख रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ों को साथ में लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी आंत में जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। अब जो भोजन है वो भोजन अपशिष्ट है और अवशोषित न होने वाला और अपचित भाग भी उसमें शेष रह जाता है। बड़ी आंत से वो सारा का सारा अपशिष्ट पदार्थ मलाशय में डाल दिया जाता है और मलाशय में प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा, तंत्रिका प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा समय समय पर मल द्वार के द्वारा उसको बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है और पाचन के परिणाम स्वरूप जो पोषक तत्व हैं वो अवशोषित होते हैं और हमारे रक्त तक पहुंचा दिया जाता है, जहाँ से शरीर के जिस अंग को जिस घटक की आवश्यकता होती है उस हिसाब से वहाँ पर वो घटक पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए जो एंजाइम है वो लाइपेज या टाइलिन एंजाइम होता है, माल्टेज एंजाइम है, सुक्रेज एंजाइम है। ये ऐसे एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप से एक टाइलिन एंजाइम हो गया, इसके अतिरिक्त सुक्रेज एंजाइम होता है और माल्टेज एंजाइम भी होता है। ठीक है, प्रोटीन के पाचन के लिए मुख्य रूप से पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है और कार्बोट्रिप्सिन होता है। ये मुख्य एंजाइम है जिनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और वसा के पाचन के लिए मुख्य रूप से लाइपेज एंजाइम होता है और इसके साथ ही पित्त लवण भी वसा के अपचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पाचन तंत्र वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे आगे की क्लास में हम नए किसी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर?